चाइना में बहुत सालों पहले एक बहुत मशहूर फिलोसोफर और मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हुए थे। इनका नाम था सन जू। इन्होंने एक किताब लिखी थी द आर्ट ऑफ वॉर। इसको कहा जाता है कि मिलिट्री स्ट्रैटेजी पे पहली किताब थी। इस किताब में एक बहुत अच्छी लाइन कही है उन्होंने, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इसका मतलब ये बना कि अपने दुश्मन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उससे बिना लड़े ही उसको कमजोर कर दें। जब पहले आप इस लाइन को सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि बिना लड़े आप दुश्मन को कैसे हरा दोगे, पर ये कहना चाह रहे हैं अनकन्वेंशनल वॉरफेयर के बारे में। एक वॉरफेयर होता है कन्वेंशनल, जहाँ पे आप अपने दुश्मन को एक रणभूमि पे या सामने से दुश्मन को एंगेज करते हो और लड़ाई करके हार जीत का फैसला करते हो। पर कन्वेंशनल वॉरफेयर के अलावा भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे आप अपने दुश्मन से लड़के उसको कमजोर करके हरा सकते हो। इनको कहते हैं अनकन्वेंशनल मेथड्स ऑफ वॉरफेयर। इसमें सबसे पहले जो दिमाग में आता है वो आपको पता ही है, गुरिल्ला वॉरफेयर, जिसमें आप दुश्मन से सामने से हमला नहीं करते उसके ऊपर, पर छुप छुप के बार बार हमला करके उसकी लड़ने की जो विल है, उसका जो मोराल है, उसको इतना गिरा देते हो कि वो पीछे हट ही जाता है। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण कहा जाता है वियतनाम वॉर। अमेरिका जैसा पावरफुल कंट्री भी वियतनाम में जाके वियतनाम के छोटे और गरीब देश को हरा नहीं पाया, क्योंकि वियतनाम के वॉरियर्स गुरिल्ला वॉरफेयर इस्तेमाल कर रहे थे। एक दूसरा अनकन्वेंशनल वॉरफेयर का तरीका होता है इकोनॉमिक वॉरफेयर। इसमें आप अपने दुश्मन के इकोनॉमी पे हमला करते हो, उसको गिराने की कोशिश करते हो। अब एक देश दूसरे देश की इकोनॉमी पे हमला कैसे करता है? इसका सबसे मेन तरीका होता है ट्रेड एम्बार्गोज या ट्रेड सैंक्शंस लगा के। इसको ऐसे देखिए कि अगर आप एक पावरफुल कंट्री हैं, यानी अगर आपकी इकोनॉमी बहुत मजबूत है, तो आप अपनी इकोनॉमी को एक वेपन की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने दुश्मन के खिलाफ। अगर आपने उस देश के ऊपर एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया, इसका मतलब ये हो गया कि आपने उस देश को आपके देश के साथ ट्रेड करने के लिए किसी किसी चीज के ऊपर बैन लगा के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप अपने दुश्मन देश के साथ लड़ाई होने से पहले तक, जब आपके टेंशन्स नहीं हुए थे, उसके पहले तक आप उसके साथ ऑयल का व्यापार करते थे या रबर का या स्टील का व्यापार करते थे। अब जब आपकी टेंशन्स बढ़ने लगी और आपको दुश्मन को डायरेक्टली इंगेज नहीं करना है, कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं करना है, तो आपने क्या किया? आपने ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया इन चीज़ों के ऊपर। आपने कह दिया कि ऑयल और स्टील और रबर आप अपने दुश्मन देश को नहीं बेचोगे। अब डायरेक्टली तो आपने इस पर हमला नहीं किया है, पर ये जो चीज़ें हैं, ऑयल फॉर एग्जांपल, आपके दुश्मन के देश के लिए और सारे देशों के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर उनको ऑयल नहीं मिल रहा है तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग स्लो होगी और धीरे धीरे उनकी इकोनॉमी पे इतना जोर पड़ेगा कि शायद से वो जिस बात से आपसे लड़ना चाह रहा था वो बात को छोड़ दे और आपके रिलेशंस इंप्रूव हो जाए। ये ट्रेड एम्बार्गोज बहुत सालों से चले आ रहे हैं। मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूँ। 2022 में जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था, तो बहुत सारे वेस्टर्न एलाइज ने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए थे कि हम इनके साथ XYZ चीज़ों में व्यापार नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। अब इसके जवाब में रशिया ने फिर इन सारे देशों के ऊपर काउंटर सैंक्शन लगा दिए कि अच्छा, अगर आप ये कर रहे हो तो हम XYZ चीज़ आपके साथ नहीं करेंगे। तो ये जो एम्बार्गोज लगा के, सैंक्शंस लगा के आप दुश्मन के ऊपर इकोनॉमिक वॉरफेयर इस्तेमाल करते हो, इसका जो सीधा साधा फायदा दिखाई पड़ता है वो ये है कि आपको दुश्मन को डायरेक्टली बैटल फील्ड पे इंगेज नहीं करना पड़ता। और इसका फ़ायदा ये है कि आपके अपने सोल्जर्स की जान नहीं जाती, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान नहीं होता और अल्टीमेटली पैसे का नुकसान नहीं होता। पर अगर ये इतना ईजी और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ है तो कोई देश लड़ाई करे ही ना, हमेशा ट्रेड एम्बार्गोज लगा के फैसला कर ले। पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेड एम्बार्गोज, ये जो आइडिया है, जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत पावरफुल है, बहुत अच्छा है। पर क्यों ऐसा होता है कि ट्रेड एम्बार्गोज लगाने के बाद भी जिस इंटेंशन से किसी देश ने ट्रेड एम्बार्गो या सैंक्शन लगाया था अपने दुश्मन के ऊपर, वो इंटेंशन साबित नहीं हो पाता, सफल नहीं हो पाता और अल्टीमेटली शायद फिर लड़ाई हो ही जाती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब यूनाइटेड स्टेट्स लड़ाई में नहीं उतरा था तो जापान के साथ उनके रिलेशंस खराब होने लगे थे, क्योंकि जापान ने चाइना को इन्वेड किया था। तो यूएस ने कहा कि जापान को कहा कि अगर आप चाइना में अपना जो मिलिट्री कैंपेन है उसको बंद नहीं करोगे तो हम आपके ऊपर कुछ ट्रेड एम्बार्गोस लगा देंगे जिसमें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आप हमसे खरीदते हो वो आपको नहीं मिलेंगी। और इसमें था ऑयल। जब जापान ने चाइना में अपने मिलिट्री कैंपेन को नहीं रोका तो यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने ये ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया और अब जापान को यूएस से वो तेल नहीं मिल रहा था जिसकी उनको सख्त ज़रूरत थी। इस एम्बार्गो को लगाने का रूजवेल्ट का क्या इंटेंशन था कि जापान जो चाइना को इन्वेड कर रहा है उसको रोक दे। यही इंटेंशन था ना कि लड़ाई ना करनी पड़े। पर इसका इम्पैक्ट बिल्कुल उल्टा हुआ। जापान के जनरल्स इतने कन्विंस हो गए कि अब यूएस को शांत कराना पड़ेगा कि उन्होंने एक्चुअली पर्ल हार्बर पे हमला कर दिया था 7 दिसंबर को, और वही तारीख थी जब यूनाइटेड स्टेट्स भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उतर गया। और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे एग्जांपल्स दूंगा जिससे ये बात साफ हो जाएगी
कि इकोनॉमी और इकोनॉमिक वॉरफेयर ट्रेडिशनल वॉरफेयर को रोकने में हर बार कामयाब नहीं हो पाती। कहानी शुरू होती है 432 BCE से। ये उस समय की बात है जब आज जहाँ पे आप ग्रीस देखते हैं, वहाँ पे ग्रीस एक देश ना होकर बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। एंशिएंट ग्रीस, अगर आपको पता है इसकी हिस्ट्री के बारे में, तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप जानते होंगे ऑलरेडी कि उन सारे सिटी स्टेट्स में से स्पार्टा और एथेंस सबसे पावरफुल सिटी स्टेट्स माने जाते थे। और इन दोनों सिटी स्टेट्स में, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, हमेशा एक कंपटीशन, राइवलरी की भावना रहती थी। और सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स दो हिस्सों में बटे हुए थे। एक था डीलियन लीग, जिसको लीड कर रहे थे एथेंस, इसमें बहुत सारे सिटी स्टेट्स थे। और दूसरी तरफ था पेलोपोनेशियन लीग, जिसके लीडर थे स्पार्टा। तो इन दोनों लीग्स में, इन दोनों ग्रुप्स में टेंशन्स बनी रहती थी। 432 BC में क्या हुआ देखिए। एक एथेंस के लीडर थे, इनका नाम था पेरिक्लीस। उन्होंने कहा कि हमसे जो देश टकराएगा उसको हम डायरेक्टली रणभूमि पे नहीं, उनकी इकोनॉमी पे हमला करेंगे। ये पहला एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमिक वॉरफेयर का जो एंशिएंट हिस्ट्री में हुआ था। जिस सिटी स्टेट को वो टारगेट कर रहे थे उसका नाम था मेगारा, और मेगारा पेलोपोनेशियन लीग का एक मेंबर था और स्पार्टा का एलाय था। कहा जाता है कि पेरिक्लीस ने इस देश को टारगेट इसलिए किया क्योंकि कुछ समय पहले कोरिंथ, जो कि डीलियन लीग का एक मेंबर था और एथेंस का साथी था, उसके ऊपर एक दूसरे सिटी स्टेट ने हमला किया था और उस सिटी स्टेट की मदद की थी मेगारा ने। तो पेरिक्लीस उस मेगारा सिटी स्टेट को टारगेट करके उनको और बाकी सिटी स्टेट्स को भी एक संकेत देना चाह रहा था कि अगर आप हमसे टकराओगे या हमारे किसी साथी पर हमला करोगे तो हम आपकी इकोनॉमी को ध्वस्त कर सकते हैं। तो पेरिक्लीस ने एक रूल पारित कर दिया, इसको मेगारियन डिक्री कहते हैं। और इस डिक्री के अंतर्गत उन्होंने ये कहा कि अब मेगारा को एथेंस का जितना भी मार्केट है, इनफैक्ट डीलियन लीग की जितने भी मार्केट्स हैं, उनका एक्सेस नहीं मिलेगा। अब उस समय पूरे ग्रीस में एथेंस के पास सबसे पावरफुल नेवी थी और इसी वजह से उनके पास बहुत सारे पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे, जहां से बहुत व्यापार होता था। तो अगर आपको अपने देश की इकोनॉमी को बरकरार रखना है तो आपको एथेंस के पोर्ट्स की जरूरत थी। और अब पेरिक्लीस कह रहा था कि आपको हमारे पोर्ट्स का एक्सेस नहीं मिलेगा, हमारे मार्केट्स में आप घुस नहीं सकते, ट्रेड नहीं कर सकते। इस कदम का इतना भयंकर इंपैक्ट हुआ मेगारा की इकोनॉमी पे कि कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि मेगारा में भूखमरी फैलने लग गई थी। और अब जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं, जब छोटे भाई को तकलीफ होती है तो कहाँ जाता है? बड़े भाई के पास। तो मेगारा गए सीधे स्पार्टा के पास और कहा कि भाई आपके रहते हुए क्या हो रहा है हमारे साथ, हमको बताइए। तो स्पार्टा और बाकी पेलोपोनेशियन लीग के जो मेंबर्स थे, अब वो डायरेक्टली तो संधि नहीं कर सकते एथेंस के साथ, क्योंकि एथेंस डीलियन लीग का मेंबर है और दुश्मन है उनका, एक तरह से राइवल है, दुश्मन है। तो उन्होंने कहा कि देखिए एथेंस अपनी इकोनॉमी की ताकत को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, हमको इनको सबक सिखाना पड़ेगा। जिस इकोनॉमी पे इतना घमंड है इनको, उस पर हमको हमला करना पड़ेगा, किसी तरह से इनको शांत करना पड़ेगा। और 432 BC की बात कर रहा हूं मैं। अगले ही साल 431 BC में आप जानते हैं कि एथेंस और स्पार्टा, या फिर आप कह सकते हैं कि डीलियन लीग और पेलोपोनेशियन लीग के बीच में एक घमासान सिविल वॉर शुरू हो गया था, क्योंकि सारे ग्रीक भाई थे। इनमें जो वॉर शुरू हो गया था उसको कहते हैं पेलोपोनेशियन वॉर, और ये भयानक वॉर 27 साल तक चला था। फिर खत्म हुआ था 404 BC में, और अंततः इसमें एथेंस की हार हो गई थी। एथेंस की इकोनॉमी पूरी तरह ध्वस्त हो गई थी, स्पार्टा को भी बहुत नुकसान हुआ था, पर अल्टीमेटली ये जो एक तरीका निकाला था पेरिक्लीस ने बिना लड़ाई किए मेगारा को शांत कराने का, इकोनॉमिक वॉरफेयर करके, वो तरीका अंततः सफल नहीं हुआ और एथेंस को ही इस तरीके का नुकसान हुआ। तो ये पहला उदाहरण था जहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस या एम्बार्गो कह सकते हैं आप, जिस इंटेंशन से लगाया गया था वो इंटेंशन कामयाब नहीं हुई। अब अगले एग्जाम्पल पे जाते हैं। अब हमने एक बहुत लंबा जंप मार लिया है, हम पहुंच चुके हैं साल 1806 में। यूरोप की बात करेंगे अब। उस समय आप ऑलरेडी जानते होंगे जो एक व्यक्ति पूरे यूरोप को चला रहा था उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। उस समय नेपोलियन की वो रसूख थी, उसका वो वर्चस्व था यूरोप के अंदर कि सारे देश या तो फ्रांस के साथ हो गए थे या उससे हार चुके थे या उसके कंट्रोल में थे। परंतु ब्रिटेन एक ऐसा देश था जो था तो यूरोप के बिल्कुल नजदीक, एक तरह से यूरोप का हिस्सा ही था, पर यूरोप से फिजिकली जोग्राफिकली जुड़ा नहीं था, एक आइलैंड कंट्री था। और इसके वजह से जिस तरह से लैंड इन्वेजन्स करके, लैंड कैंपेन्स करके बाकी देशों को यूरोप के नेपोलियन ने हरा दिया था और अपने अधीन या अपने साथ मिला लिया था, ब्रिटेन के साथ वैसा नहीं कर पाया था। ब्रिटेन को हराने के लिए उसको चाहिए थी नेवी, और ब्रिटिश नेवी फ्रेंच नेवी के कंपैरिजन में ज़्यादा मजबूत थी। तो अल्टीमेटली नेपोलियन ब्रिटेन को मिलिट्री कैंपेन्स करके नहीं हरा पा रहा था और ब्रिटेन से उसको बहुत खुन्नस थी।
तो उसने कहा कि नहीं, अब ब्रिटेन को अगर नीचे करना है तो उनकी इकोनॉमी पे हमला करेंगे, इकोनॉमिक वॉरफेयर करेंगे। और इस चीज़ को अपना अंजाम देने के लिए 1806 में नेपोलियन ने एक सिस्टम बनाया जिसको कॉन्टिनेंटल सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंतर्गत नेपोलियन ने कह दिया कि जो भी देश मेरे साथ हैं उनमें से कोई भी देश अब ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से ब्रिटेन के ऊपर नेपोलियन ने एक ट्रेड एम्बार्गो लगा दिया। और ये नहीं कि इसमें सिर्फ फ्रांस और एक दो और देश शामिल थे, इसमें बहुत सारे देश शामिल थे यूरोप के। अगर आपको मैं लिस्ट बताऊं तो फ्रांस के अलावा ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, पोलैंड, स्पेन और जर्मनी और इटली का भी बहुत सारा हिस्सा। इनफैक्ट रशियन अंपायर, जो समय इतना बड़ा अंपायर था यूरोप का और डायरेक्टली नेपोलियन के कंट्रोल में नहीं था, पर रशियन अंपायर ने भी इस बात को माना कि ठीक है, हम भी आपका ये कॉन्टिनेंटल सिस्टम फॉलो करेंगे और ब्रिटेन के साथ ट्रेड नहीं करेंगे। अब सुनने से तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, अगर ब्रिटेन की सारी इकोनॉमी ट्रेड पे ही चल रही है, उनसे हमने ट्रेड छीन लिया तो उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। पर ऐसा हुआ नहीं। ब्रिटेन की इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ा, पर उतना नहीं पड़ा जितना नेपोलियन सोच रहे थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटेन के पास एक मजबूत नेवी थी और फ्रांस के पास वो नेवी नहीं थी। अब फ्रांस के राजा नेपोलियन ने ब्रिटेन के ऊपर ये एम्बार्गो तो लगा दिया, बाकी देशों को कह तो दिया कि आप कोई भी अब ट्रेड नहीं करेगा ब्रिटेन के साथ, पर इस बात को वो इंश्योर कैसे करे, इस बात को वो मेक श्योर कैसे करे कि जो मैंने रूल बना दिया है उसको एक्चुअली फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। इसको इंश्योर करने के लिए आपको चाहिए एक नेवी। आपको ऐसी नेवी चाहिए जो आपके सारे उन देशों के आसपास गश्त लगाते रहे या फिर ब्रिटेन के आसपास गश्त लगाते रहे और ये मेक श्योर करे कि कोई भी देश ऐसे व्यापार नहीं कर रहा है ब्रिटेन के साथ। तो फ्रांस के पास जो नेवी थी, उनकी शिप्स को इस्तेमाल करके नेपोलियन ने कोशिश की कि मैं अपने एम्बार्गो को एक्चुअली इंप्लीमेंट कर पाऊं और कोई भी देश ब्रिटेन के साथ ये ट्रेड ना करे। पर उनकी शिप्स इतनी पावरफुल नहीं थी और संख्या में इतनी नहीं थी कि एक्चुअली इसको ढंग से मॉनिटर कर पाए सारा जो ट्रैफिक जा रहा था ब्रिटेन और बाकी देशों के बीच में। तो इस तरह से ब्रिटेन फिर भी किसी ना किसी तरीके से छुप छुप के बाकी कंट्रीज के साथ अपना ट्रेड बरकरार रखता रहा। और उसके बाद एक बड़ा नुकसान जो नेपोलियन का हुआ वो हुआ 1810 में, जब रशियन अंपायर के राजा जार निकोलस ने कह दिया कि भाई हमारी इकोनॉमी इतनी खराब हो चुकी है इस समय कि हमको ब्रिटेन के साथ ट्रेड करने की ज़रूरत है, इसलिए भाई हमको माफ़ करना, हम आपके इस कॉन्टिनेंटल सिस्टम की बहुत इज्जत करते हैं पर अब हम इसका हिस्सा नहीं बन सकते, हमको तो ट्रेड करना पड़ेगा ब्रिटेन के साथ। इस बात से नेपोलियन बहुत नाराज हुए, जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मान लेते हैं कि रशियन अंपायर नेपोलियन के अंडर नहीं था, पर नेपोलियन उस समय पूरे यूरोप में और आप एक तरह से कह सकते हैं पूरी दुनिया में सबसे पावरफुल राजा माना जा रहा था। और इस तरह से आप ओपनली उस राजा को डिफाई कर रहे हैं, तो ये नेपोलियन की इज्जत के लिए बहुत बुरी बात थी। और ऐसा माना जाता है कि नेपोलियन काफ़ी ईगोइस्टिकल आदमी भी थे, तो उनके ईगो को भी बहुत चोट लगी कि क्या ऐसे कैसे कह दिया इन्होंने। तो इसीलिए फिर 1812 में रशियन अंपायर को सबक सिखाने के लिए फिर नेपोलियन ने एक बड़ी आर्मी इकट्ठा की जिसको ग्रैंड आर्मी कहते हैं। इसमें लगभग 6 लाख सोल्जर्स थे और उस समय तक की सबसे बड़ी आर्मी थी। और इस आर्मी को यूज़ करके नेपोलियन ने सोचा कि हम रशिया को इन्वेड करेंगे और रशिया के राजा को सबक सिखाएंगे कि भाई अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ये तुम्हारी हालत होगी। और बाकी की कहानी आप जानते ही हैं, मैंने बहुत बार इस पर बात की है कि जो फ्रेंच इन्वेजन था रशिया का वो फेल हुआ, डिजास्टर्स साबित हुआ और अल्टीमेटली नेपोलियन जो आर्मी लेके गया था उसमें से बहुत छोटी सी आर्मी को वापस वो लेके आ पाया फ्रांस के अंदर। और ये जो डिजास्टर्स कैंपेन हुआ रशियन अंपायर को इन्वेड करने का, वो पूरी तरह फेल हुआ। और कहा जाता है कि इसी के वजह से धीरे धीरे फिर नेपोलियन की जो ताकत थी वो कम होती चली गई और 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन को हरा के तड़ी पार कर दिया गया। तो वंस अगेन जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम था ये एक इकोनॉमिक एम्बार्गो लगाने का सिस्टम था ब्रिटेन के ऊपर, पर क्योंकि उसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं कर पाए नेपोलियन, इसी वजह से ये कामयाब नहीं हुआ। अब चलते हैं अगले एग्जाम्पल पे। ये बात है साल 1919 की। आप जैसे ऑलरेडी जानते ही हैं कि 1914 से लेके 1918 तक यूरोप के अंदर एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था जिसको समय द ग्रेट वॉर कहते थे। और इन 4 साल की लड़ाइयों में बहुत जान माल की हानि हुई, लगभग 2 करोड़ लोग मारे गए थे और इतना नुकसान हुआ था इंफ्रास्ट्रक्चर का, स्पेशली फ्रांस के अंदर, क्योंकि सारी जो लड़ाई थी वेस्टर्न फ्रंट पे वो फ्रांस के अंदर ही हुई थी और रशियन अंपायर पूरी तरह गिर गया था, उनके राजा को अब्डिकेट करना पड़ा था। तो बहुत दुनिया में पॉलिटिक्स पूरी तरह चरमरा गई थी इस वॉर की वजह से। तो 1919 में क्या हुआ, सारे जो जीते हुए कंट्रीज थे उन्होंने पेरिस में आके एक सम्मेलन किया जिसको पेरिस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और इसमें उनका ये उद्देश्य था ऐसा कुछ हम डिसीजन लें जिसकी वजह से आगे ऐसी भयानक लड़ाइयाँ ना हो।
तो इस उद्देश्य को साबित करने के लिए एक संस्था के बनाने का निर्णय लिया गया। इस संस्था का नाम था लीग ऑफ नेशंस और इसका प्रस्ताव रखा था यूएस प्रेसिडेंट वुड्रो विल्सन ने। उन्होंने कहा था कि हम ऐसी संस्था बनाएंगे और आगे हम जब भी हमारे में टेंशन होती है तो हम बातचीत से उसको सुलझाएंगे। इस संस्था के बहुत सारे उद्देश्य थे, उसमें से एक उद्देश्य ये भी था कि अगर अगली बार ऐसा होता है कि दो देशों में लड़ाई होने वाली है तो जो देश लड़ाई की पहल कर रहा है, जो एग्रेसिव देश है, उसके ऊपर हम इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। यानी जो देश ये एग्रेशन कर रहा है उसके ऊपर हम इकोनॉमिकली प्रेशर डालेंगे ताकि वो ये अपना एग्रेशन रोक दे और नेगोशिएशन टेबल पे जाए, बातचीत करके अपना मसला सुलझा ले। अब एक बार फिर से सुनने से तो बहुत अच्छा लगता है, पर इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आई? दिक्कत वहां स्टार्ट हुई कि यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा तो था कि वो लीग ऑफ नेशंस को ऐसे सपोर्ट करेंगे, पर जब ये लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन करने की बात यूएस कांग्रेस में पहुंची तो कांग्रेस ने कह दिया कि नहीं भाई, हमको तो इस लीग ऑफ नेशंस को ज्वाइन नहीं करना क्योंकि हमको सारे यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना है। तो जो देश इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, इकोनॉमिक सैंक्शंस को बनाने की इतनी बात कर रहा था, उस देश ने खुद ही जब इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं किया, तो आप सोच सकते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन की लेजिटिमेसी के ऊपर, उसकी इफेक्टिवनेस के ऊपर कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा होगा। और ये क्वेश्चन मार्क सही भी साबित हुआ। तो जब चाइना के मंचूरिया रीजन को जापान ने इन्वेड किया था, ये 1931 की बात है, तो लीग ऑफ नेशंस में एक बार हलचल मच गई क्योंकि उन देशों को लगा कि अरे ये तो फिर से लड़ाई की शुरुआत होने जा रही है। तो उन्होंने एक सम्मेलन किया और उसमें जापान को ही बुलाया और उसमें उन्होंने जापान को कहा कि अरे देखिए, अब क्यों ये आप लड़ाई कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए आपको। तो उसके बाद फिर जो जापान के रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा था, इसका आपको एक्चुअली वीडियो भी मिल जाएगा इंटरनेट पे, उन्होंने सबके सामने भरी सभा में ये कहा कि जो बाकी यूरोपियन पावर्स हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, ये तो बाकी दुनिया भर में जाके देशों को कॉलोनाइज करते हैं, इनको ये हक है, पर अगर हमने ये कोशिश कर ली, ये जुर्रत कर ली कि हम भी अपना थोड़ा एम्पायर बढ़ा कर लें, तब आपको दिक्कत हो रही है। तो ये क्या दोगलापन है। और ये कह के जापान के रिप्रेजेंटेटिव उस सभा से एकदम चले गए और जो बाकी लीग ऑफ नेशंस के मेंबर थे, कोई एक सख्त इकोनॉमिक एक्शन ले ही नहीं पाए जापान के अगेंस्ट। और मंचूरिया का जो इन्वेजन था ये जापान ने कंटिन्यू रखा। तो पहले दिखाई पड़ गया कि भाई ये लीग ऑफ नेशंस बस कहने की बात है कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे अगर एक्चुअली बात प्रॉब्लम पे आती है। तो उसके कुछ सालों के बाद फिर से लीग ऑफ नेशंस के पास एक मौका आया जब वो दिखा सकते थे दुनिया को कि वो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेने की हिम्मत रखते हैं। ये तब हुआ जब इटालियन लीडर बेनितो मुसोलिनी के मन में ये इच्छा जगी कि इटली को भी अपना एक एम्पायर बनाना चाहिए और इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने यूथोपिया के ऊपर इन्वेजन कर दिया। अब इस इन्वेजन के बाद फिर से एक बार हड़कंप मच गया लीग ऑफ नेशंस में, कह रहे ये तो फिर से एक एग्रेसिव एक्शन हो रहा है। तो इस बार लीग ऑफ नेशंस के देश मिले और उन्होंने एक छोटा मोटा सा कुछ भी रफली बना के एक सैंक्शन तैयार कर दिया जिसमें उन्होंने जो मेन मटेरियल थे जिसको आपको एक्चुअली रोकना चाहिए उसके ऊपर एम्बार्गो नहीं लगाया। ऑयल, कोल और स्टील, जो किसी लड़ाई में यूज करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उनके ऊपर ये एम्बार्गो नहीं लगाया, बाकी चीजों के ऊपर लगाया। अब मुसोलिनी इतने स्मार्ट तो थे ही कि उन्होंने बहुत सारा मटेरियल पहले इकट्ठा कर लिया था और ये जो 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके ऊपर तो एम्बार्गो लगाया भी नहीं था। तो वो अपना इन्वेजन उन्होंने जारी रखा और इस इन्वेजन के दौरान ही इटली यूनाइटेड स्टेट्स के साथ लगातार अपनी डील कर रहे थे, वो लोग अपना ट्रेड बरकरार रखे हुए थे और बाकी लीग ऑफ नेशंस के मेंबर्स के साथ भी इटली अपना ट्रेड बरकरार रख रहा था और इन 3 चीजों का, ऑयल, कोल और स्टील का भी ट्रेड हो रहा था। तो जैसा आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि यूथोपिया को भी कैप्चर करने में इटली को कोई रोक ही नहीं पाया। और एक बार फिर से साबित हो गया कि इकोनॉमिक सैंक्शंस आपके तब ही कामयाब हो सकते हैं जब लगाने वाले देश इस चीज को लेके बहुत मजबूती से एक साथ खड़े हों। ये एक और एग्जांपल हो गया जब इकोनॉमिक सैंक्शंस फेल हुए। अब हम अगले एग्जांपल पे आते हैं, चौथे और आखिरी एग्जांपल पे, जिसमें उस देश ने इकोनॉमिक सैंक्शन लगाया था जो कि सबसे पावरफुल इकोनॉमी था दुनिया का, और ये हम बात कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। पिछले एग्जांपल के लिए बहुत लोग ऐसा कहेंगे कि इसलिए सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स इसमें शामिल नहीं हुआ था और वो इटली के साथ लगातार ट्रेड कर रहा था। पर साल 1990 में, ये बहुत पुरानी बात भी नहीं है, 1990 में इराक के लीडर सद्दाम हुसैन ने अपने एक पड़ोसी देश कुवैत के ऊपर इन्वेजन कर दिया और उनका ये इंटेंशन था कि कुवैत को वो इराक के साथ एनेक्स कर लेंगे, मतलब उसको मिला लेंगे इराक के अंदर और इराक का 19th प्रोविंस बना देंगे। तो इस इन्वेजन की पूरे दुनिया भर ने बहुत कड़ी निंदा की। यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका ने निंदा की, ब्रिटेन ने निंदा की, फ्रांस ने निंदा की और यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन जो समय था
उनके लीडर ने भी कड़ी निंदा की। उस समय मिखाइल गोर्बाचोव उनके लीडर थे और उन्होंने ये तक कहा कि यूनाइटेड नेशंस के देश मिलके जो रिजोल्यूशन पास करेंगे या जो भी कदम उठाएंगे सद्दाम हुसैन के खिलाफ, उसमें हम भी शामिल होंगे। तो यूनाइटेड नेशंस की एक मीटिंग हुई और इसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया और इसमें यह डिसाइड हुआ कि इराक के साथ कोई भी ट्रेड नहीं किया जाएगा, इराक के ऊपर एक ट्रेड एम्बार्गो लगाया जाएगा। अब क्योंकि ये रेजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में पास हो गया था, तो इसका मतलब यह था कि जो मेंबर स्टेट्स थे उनको इस रेजोल्यूशन को फॉलो करना ही था और ये ट्रेड एम्बार्गो शुरू में काम कर रहा था। कुछ ही महीनों के अंदर इराक की इकोनॉमी पे इतना भयंकर नेगेटिव इंपैक्ट हुआ कि ऐसा लगने लगा कि सद्दाम हुसैन ये जो कुवैत को इन्वेजन करके बैठे हैं उसको विड्रॉ कर लेंगे, वहां से पीछे हट जाएंगे। यहां तक कि साल 1990 में जो यूएस के प्रेसिडेंट थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश सीनियर, उन्होंने यूएस कांग्रेस के सामने यह तक कहा था कि ऐसा लग रहा है कि यह एम्बार्गो इतना सक्सेसफुल होगा कि लीग ऑफ नेशंस जो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया था, उनके जो फाउंडिंग मेंबर्स थे, उनकी जो तमन्ना थी कि सारे देश मिल के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए और लड़ाई को होने से प्रिवेंट करें, वो चीज़ लग रहा है कि अब हम साबित कर देंगे, उस चीज़ में हम सफल हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि हालांकि इराक की इकोनॉमी बहुत बुरी तरह गिरी थी, फिर भी सद्दाम हुसैन ने अपने इन्वेजन को रोका नहीं और फिर अंततः जिस उद्देश्य के साथ ये सैंक्शन लगाए गए थे कि हमको एक्चुअली लड़ाई ना करनी पड़े, वो उद्देश्य फेल हो गया और फिर फाइनली यूनाइटेड नेशंस की कंट्रीज को इराक के साथ लड़ाई करनी ही पड़ी थी। हालांकि ये लड़ाई लंबी नहीं चली थी, लगभग 100 ही घंटे में इस लड़ाई का फैसला हो गया था और यूनाइटेड नेशंस की फोर्सेस जीत गई थी और कुवैत से इराकी फोर्सेस बाहर आ गई। तो इस पूरे एपिसोड के बाद कुवैत को आज़ादी तो मिली, क्या वो इकोनॉमिक सैंक्शन से मिली या क्या वो मिलिट्री एक्शन के बाद मिली? तो फिर से क्वेश्चन मार्क लगा कि इकोनॉमिक सैंक्शंस किस हद तक एक्चुअली इफेक्टिव होते हैं लड़ाई को रोकने के लिए। अच्छा, कुवैत तो आज़ाद हो गया, पर फिर भी ये जो ट्रेड एम्बार्गो था ये हटाया नहीं गया इराक के ऊपर से। पहले इस एम्बार्गो का उद्देश्य ये था कि सद्दाम हुसैन ने जो अपनी फोर्सेस भेज के रखी हैं कुवैत के अंदर, उसको बाहर निकालें। जब वो बाहर निकालेंगे तभी हम इस एम्बार्गो को रोकेंगे। जब उन्होंने बाहर निकाल ली फोर्सेस, तो अब इस एम्बार्गो को हटाया नहीं गया और उद्देश्य ये बना दिया गया कि इराक के अंदर ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया जा रहा है, वो एक न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको वो बंद करें और वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के बनाने के प्रोसेस को पूरी तरह रोक दें। तब तक हम इस एम्बार्गो को लगा के रखेंगे। तो ये जो सेकंड एम्बार्गो था, हालांकि सेकंड तो नहीं था टेक्निकली, पहला ही एम्बार्गो था क्योंकि इसको भी बंद नहीं किया गया था, पर ये जो सेकेंड हिस्सा था एम्बार्गो का कुवैत की आज़ादी के बाद, उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब ये मेक श्योर करने के लिए कि हमने जो एम्बार्गो लगाया है वो एक्चुअली फॉलो हो रहा है कि नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी एक्टिवली इन्वॉल्व रहा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इराक के आसपास एक नेवल ब्लॉकेड लगाया, यानी उन्होंने अपने जहाज़ों को इराक के आसपास भेज दिया ये चेक करने के लिए कि जो भी जहाज़ इराक के पोर्ट्स तक जा रहे हैं और इराक के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उन जहाज़ों में कोई भी ऐसा सामान नहीं हो जो कि उस ट्रेड एम्बार्गो का उल्लंघन कर रहा हो। तो ये जो अमेरिकन शिप्स इन्वॉल्व थी इस ब्लॉकेड में, इसमें अमेरिका का बहुत खर्चा हो रहा था क्योंकि हर शिप को रोक के चेक करना पड़ रहा था और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रहा था और इसमें बहुत खर्चा और बहुत मैन पावर लगता है। और उसके ऊपर से एक नई चुनौती अब खड़ी हो रही थी। 1990 से लेके 1995 तक 5 साल हो गए थे और इराकी लीडर सद्दाम हुसैन पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एम्बार्गो तो लगा हुआ था। 1995 में ये देखा गया, सारे देशों ने मिलकर डिसाइड किया कि इराक की इकोनॉमी का 60% हिस्सा उनके ऑयल से चलता है, मतलब ऑयल की खरीद बेच करने से ही वो अपनी देश की इकोनॉमी चला पाते हैं। और क्योंकि ऑयल का अब ट्रेड इतनी आसानी से वो नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से इराक की सिविलियन जनता के ऊपर बहुत तकलीफें आ रही हैं। लोग भूखमरी से मर रहे हैं, लोगों के पास खाने का एक्सेस नहीं है। तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स ने डिसाइड किया कि ठीक है, ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम को हम अप्रूव कर देते हैं। इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये फैसला किया गया कि अगर इराक ऑयल बेच के जो पैसा कमा रहा है, उस पैसे को सिर्फ फूड के लिए और लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करे तो वो उस ऑयल को बेच सकता है। तो ये जो ऑयल फॉर फूड प्रोग्राम है, ये देखने से पेपर पे तो बहुत अच्छा लगता है। इसका जो उद्देश्य था वो बहुत ही नोबल था, एक मानवीय उद्देश्य के साथ इसको बनाया गया था, पर इसने एक नई कॉम्प्लिकेशन पैदा की। अब ये जो यूएस का काम था ये डबल ट्रिपल कॉम्प्लिकेटेड हो गया, क्योंकि अब उनको ये इंश्योर करना था कि ये जो खरीद फरोख्त हो रही है तेल की, इससे जो पैसा आ रहा है वो एक्चुअली वेलफेयर के लिए, सिविलियंस की हेल्प करने के लिए यूज किया जा रहा है कि नहीं। तो जितना आप काम को कॉम्प्लिकेट करते हैं उसमें आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो हालत ये हो गई थी कि 10 साल हो गए एम्बार्गो लगे हुए और इसमें हर साल में यूनाइटेड स्टेट्स को लगभग $1 बिलियन खर्चा करना पड़ रहा था इस ब्लॉकेड को मेंटेन करने के लिए। और दूसरी तरफ समस्या ये हो रही थी कि देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि सद्दाम हुसैन पीछे हटने का नाम ले रहे हैं। और सबसे बड़ी आयरनी, सबसे बड़ी दुख की बात यह है
कि जिस उद्देश्य के साथ इस ब्लॉकेड को, इस एम्बार्गो को लगाया गया था, वो फेल ही हो गया, क्योंकि ब्लॉकेड लगाया गया था ये सोच के कि हमको इराक के साथ कोई लड़ाई ना करनी पड़े, पर वो लड़ाई करनी ही पड़ी जब 2003 में यूनाइटेड स्टेट्स ने इराक को इन्वेड किया था। तो फिर से घूम फिर के बात वही आ गई कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं एक ट्रेडिशनल वॉरफेयर को रोकने के लिए, ताकि हमको ट्रेडिशनल लड़ाई ना करनी पड़े। पर ये इकोनॉमिक सैंक्शंस किस हद तक कामयाब होते हैं एक्चुअली लड़ाई को रोकने के लिए? क्या ये सच में लड़ाई को प्रिवेंट कर पाते हैं, लड़ाई को रोक पाते हैं, या क्या इनका इंपैक्ट बिल्कुल उल्टा होता है? क्या ऐसा होता है कि जिन देशों के ऊपर या जिन देश के ऊपर आपने ये एम्बार्गो लगाया है, वो देश कन्विंस हो जाता है आपके खिलाफ मिलिट्री एक्शन करने के लिए? यही मैगेरियन डिक्री के साथ हुआ था एंशिएंट ग्रीस में, यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हुआ था जब जापान के ऊपर एम्बार्गो लगाया यूएस ने, और जापान ने फिर हमला कर दिया पर्ल हार्बर के ऊपर। और इसी का एक और वर्जन आपने देख लिया इस चौथे एग्जाम्पल में, जब यूनाइटेड नेशंस ने एम्बार्गो लगाया इराक के ऊपर इस इंटेंशन से कि हमको इराक के ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन ना करना पड़े, पर फाइनली 2003 में अमेरिका ने मिलिट्री एक्शन किया ही था इराक के ऊपर। तो ये सारी बातें इस क्वेश्चन को खड़ा कर देती हैं कि इकोनॉमिक सैंक्शंस कितने हद तक काम कर पाते हैं, क्या वो सच में इफेक्टिव होते हैं, या क्या आप एक दूसरे स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं? क्या आप ये मानते हैं कि पहले की बात और थी? पहले मतलब हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे हैं, 20-30 साल पहले की बात और थी। आज की जो इकोनॉमी है 2025, क्या आज की इकोनॉमी पूरी दुनिया की इतनी कनेक्टेड है, इतनी जुड़ी हुई है कि आपको एक्चुअली एम्बार्गोज लगाने की जरूरत ही नहीं है? क्या अगर आपको आज किसी देश को इकोनॉमिकली पनिश करना है, उनको दंड देना है, तो आपको शिप्स भेजने की और नेवल ब्लॉकेड लगाने की जरूरत ही नहीं है? आप कंप्यूटर से ही, डिजिटली ही कुछ ऐसे कदम उठा सकते हो जिससे आपका दुश्मन देश कमजोर हो जाए, उसकी इकोनॉमी पे हमला हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या आपको ऐसा लगता है कि आज के टाइम में इकोनॉमिक सैंक्शंस काफी सक्सेसफुल हो सकते हैं लड़ाई को एक्चुअली प्रिवेंट करने के लिए? और ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए और आपने 1-2 साल से लड़ाई को पोस्टपोन कर दिया। क्या इकोनॉमिक सैंक्शंस सच में इतने कामगार हो सकते हैं आज की तारीख में कि लड़ाई को रोक ही दें, लड़ाई हो ही ना? इसके बारे में आपकी जो भी राय है मुझे कॉमेंट्स में जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।